आइए जानते हैं आज के प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। पहले एक नजर हेडलाइंस पर। टैरिफ के बचाव में ट्रंप बोले सालों पहले कर लेना था ये काम। रूसी तेल पर भारत का 7 वर्षों बाद चीन का समर्थन, अमेरिका को लगने वाला है झटका। ट्रंप का अल्टीमेटम बेअसर, पुतिन की सेना ने ढहा दिया यूक्रेन का मजबूत किला। पाकिस्तान ईरान की नई साझेदारी, चाबहार से तुर्की तक ट्रेन, भारत की चिंता बढ़ी। उस फेल पूर्व राष्ट्रपति को बता दो, पुतिन के इस नेता से क्यों इतने चिढ़ गए हैं ट्रंप। जापान की चौतरफा घेराबंदी तेज, चीनी नौसेना ने पहली बार रूस भेजी अटैक सबमरीन। रूस ने बनाई बेहद खतरनाक मिसाइल, अमेरिका से लेकर चीन तक सबकी अटकी सांसें। मजबूत मांग के बीच सोना चांदी की कीमतों में उछाल। शशि थरूर की सिंपल बधाई का शाहरुख ने दिया जवाब। और सिराज और कृष्णा की जोड़ी ने ओवल में लहराया तिरंगा, दिखाया भारत का पेश दमखम। भारत से लेकर ब्राजील, जापान, कोरिया समेत दुनिया के तमाम देशों पर अमेरिका ने नए सिरे से टैरिफ का ऐलान कर दिया है। कुछ देशों ने यूएस के साथ समझौता कर थोड़ी राहत पाई है, तो कुछ पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने तगड़ा टैरिफ बम फोड़ा है। इसे लेकर उन्हें आलोचनाओं का सामना भी करना पड़ रहा है, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी टैरिफ नीति का बचाव करते हुए बड़ी बात कही है। उन्होंने कहा कि टैरिफ के जरिए हमारे पास बहुत पैसा आ रहा है और हमें पहले ही यह कर लेना चाहिए था। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोमवार को अपनी टैरिफ रणनीति और तमाम देशों पर विभिन्न मुद्दों को लेकर पेनल्टी लगाने के अपने फैसले को बचाव किया है। इसके साथ ही उन्होंने अमेरिका पर मौजूद भारी भरकम कर्ज के भुगतान के लिए रेवेन्यू में होने वाले इजाफे का इस्तेमाल करने का संकल्प लिया। इस बीच यूएस टैरिफ का बचाव करते हुए ट्रंप ने कहा कि हमारे पास बहुत सारा पैसा आ रहा है, देश ने अब तक जितना पैसा देखा है उससे भी कहीं ज्यादा। अमेरिकी राष्ट्रपति ने आगे कहा कि हम जो करने जा रहे हैं उसमें से एक बड़ा काम है अमेरिका पर जो कर्ज का बोझ है उसे कम करना। हमें तो यह काम कई साल पहले कर लेना चाहिए था। क्या भारत को धमकी देकर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने गलती कर दी है? ट्रंप ने जिस तरह से भारत को 25% टैरिफ और रूस के साथ व्यापार करने पर अतिरिक्त जुर्माने की चेतावनी दी, उस पर भारत ने सख्त रुख अपनाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्रंप की टैरिफ धमकियों को खास तवज्जो नहीं दी। उन्होंने भारतीयों से स्थानीय उत्पाद खरीदने और मेक इन इंडिया को प्रोत्साहित करने पर जोर दिया। यही नहीं, ट्रंप की धमकी के बावजूद मोदी सरकार ने रूस से कच्चे तेल की खरीद नहीं रोकी। भारत रूसी समुद्री कच्चे तेल के निर्यात का एक बड़ा खरीदार बनकर उभरा है। उधर यूएस राष्ट्रपति को उस समय तगड़ा झटका लगा जब चीन ने भी भारत के इस फैसले का समर्थन कर दिया। वर्षों बाद चीन ने भारतीय विदेश नीति को स्वतंत्र बताते हुए जमकर तारीफ की। चीन के इस दाव से अमेरिका को जोर का झटका लगा है। ऐसा इसीलिए क्योंकि कुछ समय पहले तक भारत और चीन में प्रतिद्वंदी साफ नजर आ रही थी। ऐसा इसीलिए क्योंकि कुछ समय पहले तक भारत और चीन में प्रतिद्वंदता साफ नजर आ रही थी। हालांकि अब स्थिति में बदलाव आ रहा है। चीन और भारत के बीच रिश्ता धीरे धीरे पटरी पर लौट रहा है। रूस और यूक्रेन के बीच भीषण जंग में यूक्रेन को बड़ा नुकसान झेलना पड़ रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रूस को अल्टीमेटम दिया है कि वो यूक्रेन के साथ अपनी जंग को 10 दिन में खत्म कर दे, लेकिन रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन पर इसका असर होता नहीं दिख रहा। सीज फायर तो दूर, यूक्रेन के हाथ से एक और शहर निकल गया है। रूस का दावा है कि चासिव यार आजाद हो गया है, यानी शहर पर रूसी कब्जा हो गया है। अब तक यह कहा जाता था कि ऊंचाई पर होने के चलते चासिव यार एक मजबूत किलेबंद बस्ती है, लेकिन इस किले को मॉस्को ने भेद दिया। इसी के साथ ही रूस यूक्रेन के प्रमुख गढ़ों को घेरने में जुट गया है। रूसी सेना ने बखमुट की पश्चिमी सीमा पर मई 2023 में कब्जा किया था, लेकिन इससे 15 किलोमीटर दूर की चासिव यार शहर तक पहुंचने में रूस को काफी मशक्कत करनी पड़ी। अब चासिव यार की लड़ाई खत्म हो गई है। रूसी सैनिकों ने शहर को कब्जे में ले लिया है, जो सामरिक महत्व के लिहाज से रूस के लिए काफी महत्वपूर्ण शहर है।
ईरानी राष्ट्रपति मसूद पेजेस्कियान ने अपनी पहली पाकिस्तान यात्रा में इस्लामाबाद के साथ दोस्ती को मजबूत करने का ऐलान किया है। इस यात्रा के दौरान पाकिस्तान और ईरान के बीच व्यापार और तकनीकी सहयोग को बढ़ाने के लिए कई अहम समझौते हुए। इसके तहत पाकिस्तानी व्यापारी अब ईरान के जमीनी रास्ते से यूरोप और रूस तक सामान भेज सकेंगे। विशेषज्ञों के अनुसार यह समुद्री जहाजों के मुकाबले तेज और किफायती विकल्प होगा। माना जा रहा है कि यह सप्लाई इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर के जरिए होगी, जो भारत के मुंबई पोर्ट से शुरू होकर ईरान होते हुए रूस और यूरोप तक जाता है। भारत और रूस इस कॉरिडोर को मिलकर विकसित कर रहे हैं, जिसमें भारत द्वारा निर्मित चाबहार पोर्ट की केंद्रीय भूमिका होगी। चीन भी INSGC से अपने CPEC प्रोजेक्ट को जोड़ना चाहता है ताकि उसका प्रभाव मध्य एशिया और खाड़ी देशों तक और बढ़ सके। चीन मलक्का स्ट्रेट पर अपनी निर्भरता कम करना चाहता है, जहां भारत और अमेरिका की सैन्य मौजूदगी मजबूत है। इस संभावित जुड़ाव से चीन को रणनीतिक बढ़त मिल सकती है। डोनाल्ड ट्रंप और रूस के पूर्व राष्ट्रपति दिमित्री मेदवेदेव के बीच तीखी बयानबाजी ने वैश्विक मंच पर हलचल मचा दी है। ट्रंप ने अल्टीमेटम देते हुए रूस को कहा था कि पुतिन 10 से 12 दिनों के अंदर युद्ध विराम करे। ट्रंप के इस अल्टीमेटम को दिमित्री मेदवेदेव ने अमेरिकी घमंड करार दिया। मेदवेदेव ने ट्रंप को स्लीपी जो की राह छोड़ने की चेतावनी दी। ट्रंप कहां रुकने वाले थे? उन्होंने मेदवेदेव को असफल राष्ट्रपति और खतरनाक बताया और कहा कि वे खतरनाक दायरे में जा रहे हैं। ट्रंप ने तुरंत 2 परमाणु पनडुब्बियां तैनात करने की घोषणा की और रूस और भारत की इकोनॉमी को डेड करार दिया। ऑनलाइन टकराव से शुरू होकर व्यक्तिगत हमलों तक पहुंच चुके अमेरिका रूस के इन टकरावों ने कोल्ड वॉर के जमाने की याद दिला दी है, जब दोनों देशों के न्यूक्लियर वॉरहेड हमेशा लॉन्च मोड पे रहते थे। मेदवेदेव 2008 में रूस के राष्ट्रपति चुने गए थे। गजब बात यह है कि तब पुतिन उनके डिप्टी थे। ऐसा तब हुआ जब 2000 में राष्ट्रपति बने पुतिन 2 टर्म राष्ट्रपति रहने के बाद तीसरे टर्म के लिए संवैधानिक रूप से अयोग्य हो गए। इस दौरान पुतिन ने मेदवेदेव को राष्ट्रपति बनाया और वे खुद प्रधानमंत्री बन गए। 2012 में जब चुनाव की बारी आई तो दोनों ने फिर से पद बदल लिए, यानी कि पुतिन राष्ट्रपति बन गए और मेदवेदेव प्रधानमंत्री। ताइवान को लेकर बढ़ते तनाव के बीच चीन ने रूस के साथ मिलकर जापान की घेरेबंदी को तेज कर दिया है। चीन रूस के साथ मिलकर जापान को डराने की कोशिश में जुट गया है। इसके लिए चीन ने पहली बार अपनी किलो क्लास की हमलावर सबमरीन को रूस भेजा है। चीन और रूस दोनों की नौसेनाएं इस समय जापान सागर के पास 1 अगस्त से संयुक्त नौसैनिक अभ्यास कर रही है, जो 5 अगस्त तक चलेगा। चीनी सबमरीन के साथ 2 बेहद शक्तिशाली मिसाइल डेस्ट्रॉइट, एक सप्लाई शिप और एक सबमरीन बचाव जहाज भी रूस के व्लादिवोस्तोक बंदरगाह पहुंचा है। रूस और चीन के संयुक्त अभ्यास को अमेरिका और जापान के साथ चल रहे उनके तनाव से जोड़कर देखा जा रहा है। चीन ने किलो क्लास की सबमरीन को रूस से 1990 के दशक में खरीदा था। माना जा रहा है कि चीन ने जानबूझकर रूसी मूल की पनडुब्बी को ही रूस में भेजा है ताकि उसकी अत्याधुनिक युआन क्लास की सबमरीन की जापान सागर से ट्रांजिट के दौरान विदेशी सेनाएं जासूसी नहीं कर पाए। किलो क्लास की सबमरीन करीब 2 सप्ताह तक पानी के अंदर छिपी रह सकती है। इसमें ऐसा प्रोपल्शन सिस्टम लगा है जो कम आवाज करने के लिए जाना जाता है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि चीन की यह किलो क्लास पनडुब्बी जापान और दक्षिण कोरिया की नई पनडुब्बियों के मुकाबले कम ताकतवर है। भारत और पाकिस्तान के बीच हाल ही में हुए संघर्ष में ब्रह्मोस मिसाइल के प्रदर्शन ने चीन समेत दुनिया के सभी देशों को अचंभित कर दिया। ब्रह्मोस मिसाइल ने ही चीनी एयर डिफेंस सिस्टम HQ-9 और पाकिस्तान की एयरबेसों को तबाह कर दिया। लेकिन अब भारत के दोस्त रूस ने एक ऐतिहासिक हाइपरसोनिक मिसाइल तैयार की है जिसकी स्पीड मैक 10 यानी 12,000 किलोमीटर प्रति घंटा है। इतना ही नहीं, और सैनिक मिसाइल किसी भी रडार की पकड़ में नहीं आएगी। जब से रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने अपने बेड़े में शामिल करने का ऐलान किया है, तब से अमेरिका समेत यूरोपीय देशों में खलबली मची हुई है। रूस का दावा है
की और सैनिक मिसाइल को इस साल के आखिर तक बेलारूस में तैनात कर दिया जाएगा। बेलारूस रूस का दोस्त है और उसका बॉर्डर यूक्रेन से 1000 किलोमीटर से ज्यादा है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि इस मिसाइल की रेंज 500 से 5500 के बीच हो सकती है, इसलिए इसकी रेंज में पूरा यूरोप आ जाएगा। यही वजह है कि फ्रांस ब्रिटेन से लेकर अमेरिका तक भी टेंशन में आ गया है। यह भी हो सकता है कि आने वाले समय में रूस की इस मिसाइल की टेक्नोलॉजी अपने सबसे विश्वसनीय दोस्त भारत को भी दे। बस यही सोचकर पाकिस्तान और चीन की सांसें अटकी हुई हैं। स्टॉक एक्सचेंज की ताजा खरीदारी से सोने चांदी की कीमतों में उछाल आया है। सोमवार को राजधानी दिल्ली में सोने की कीमत 400 रुपए बढ़कर 98,020 रुपए प्रति 10 ग्राम हो गई है। 99.5% शुद्धता वाला सोना 300 रुपए बढ़कर 97,800 रुपए प्रति 10 ग्राम हो गया है। वहीं चांदी की कीमत 500 रुपए बढ़कर 1,10,000 रुपए प्रति किलोग्राम हो गई है। अखिल भारतीय सराफा संघ ने इसकी पुष्टि की है। कमजोर रुपए और शुक्रवार को निराशाजनक अमेरिकी बृहद आर्थिक आंकड़ों के कारण सोने की कीमतों में काफी मजबूती रही। इन आंकड़ों से अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सोने की कीमतों को समर्थन मिला और $3,355 प्रति औंस तक पहुंच गया। एलकेपी सिक्योरिटीज के वाइस प्रेसिडेंट रिसर्च एनालिस्ट जतिन त्रिवेदी ने कहा कि टैरिफ संबंधित चिंताओं और रुपए में गिरावट ने तेजी को बढ़ावा दिया है। आने वाले सप्ताह में निवेशक अपना ध्यान आगामी आरबीआई मौद्रिक नीति बैठक और अमेरिकी विनिर्माण आंकड़ों पर केंद्रित रखेंगे। यह निकट भविष्य में सराफा कीमतों की दिशा के बारे में और मार्गदर्शन प्रदान करेंगे। 71वें नेशनल फिल्म अवार्ड का ऐलान हो चुका है, जिसमें एक्टर विक्रांत मैसी और रानी मुखर्जी के अलावा एक नाम बॉलीवुड के बादशाह शाहरुख खान का भी है, जिन्हें बेस्ट एक्टर का ये अवार्ड 2023 में आई उनकी फिल्म जवान के लिए मिला है, जो उनके करियर की सबसे बड़ी और सबसे कमाऊ फिल्म है। 33 साल के लंबे करियर में शाहरुख खान को ये पहला नेशनल अवार्ड मिला है, जिसके बाद एक्टर को लगातार बधाइयां मिल रही है। इसी बीच पॉलिटिशियन शशि थरूर ने भी उन्हें बधाई दी, जिनका शाहरुख ने अपने ही स्टाइल में जवाब दिया। शशि थरूर ने अपने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर ट्वीट करते हुए लिखा कि नेशनल ट्रेजर ने नेशनल अवार्ड जीता है, शाहरुख खान को बधाई। इस बधाई के लिए शाहरुख खान ने अपने ही अंदाज में थरूर को जवाब दिया और उन्हें खास चीज के लिए थैंक यू भी कह दिया। एक्टर शाहरुख खान ने शशि थरूर को अपने स्टाइल में थैंक यू कहा। एक्टर ने लिखा, सिंपल तारीफ के लिए थैंक यू मिस्टर थरूर। इसके साथ ही अंत में एक्टर ने हंसने वाला रिएक्शन भी दिया। गौरतलब है कि थरूर अक्सर ऐसी ही इंग्लिश शब्दों का इस्तेमाल करते हैं और उसी अंदाज में लोगों से बात भी करते हैं। हालांकि शाहरुख को बधाई सिंपल अंदाज में दी, इस पर एक्टर ने खुशी जाहिर की। भारतीय टीम ने इंग्लैंड के खिलाफ ओवल टेस्ट मैच में 6 रन से जीत हासिल की। मुकाबले में इंग्लैंड को जीत के लिए 374 रनों का टारगेट मिला था, लेकिन उसकी पूरी टीम आखिरी दिन के पहले सेशनल में अपनी दूसरी पारी में 367 रनों पर सिमट गई। भारत के रनों के लिहाज से ये सबसे छोटी टेस्ट जीत रही। इस जीत के साथ ही भारतीय टीम ने टेस्ट सीरीज को 2-2 से बराबर कर लिया। भारतीय टीम की जीत में प्लेयर ऑफ द मैच मोहम्मद सिराज की अहम भूमिका रही, जिन्होंने दूसरी पारी में 5 विकेट झटके। तेज गेंदबाज प्रसिद्ध कृष्णा ने भी मोहम्मद सिराज का बखूबी साथ निभाया और दूसरी इनिंग्स में 4 खिलाड़ियों को आउट कर दिया। सिराज और कृष्णा ने पहली पारी में भी 4-4 विकेट लिए थे, यानी मुकाबले में सिराज ने 9 और कृष्णा ने 8 विकेट झटके। बाकी के 2 विकेट आकाशदीप को मिले। देखें तो इस मुकाबले का नतीजा चौथे दिन ही निकल सकता था, लेकिन चौथे दिन बारिश के चलते तीसरे सेशन में 10.2 ओवर का खेल हो सका। बारिश जब तक छूटी तब तक काफी देर हो चुकी थी। ऐसे में चौथे दिन का खेल समय से पहले ही खत्म करना पड़ा। अब 5वें दिन इंग्लैंड को जीत के लिए 35 रन चाहिए थे, वहीं भारत को 4 विकेट की दरकार थी।